Yes, good morning students. तो दिस इज चैप्टर ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8 ऑफ फिजिक्स। तो अपना अभी तक क्या पार्ट हो चुका है? अपना ग्रेविटेशन हो चुका है। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन। ग्रेविटी एक बिगर बॉडी, उसके पास में जो स्मॉलर बॉडी है उस पर जो फोर्स लगा रही है उसको ग्रेविटी टर्म से अपन ने रिप्रेजेंट करा। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स लगता है किसी भी दो बॉडी के बीच में। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये आपने सीख लिया। इसके बाद आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीखा। ग्रेविटी फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। फिर आपने वेरिएशन देखा जी में विथ हाइट के साथ देखा कि h हाइट पे कितना जी होगा, सरफेस पे जितना भी है इंटू 1 - 2h/r। फिर आपने देखा गहराई पे जाएंगे तो कितना जी होगा, जी एट डेप्थ। क्या देखा, जो भी सरफेस पे है उसको मल्टीप्लाई कर दे 1 - x/r। x का मतलब कितनी गहराई पे गए। अगर x r के बराबर है तो आपने क्या जाना था कि g 0 आ रहा है, मतलब सेंटर पे ग्रेविटी 0 है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नहीं ध्यान हो तो पहले वो लेक्चर देख लेना। अच्छा, फिर अपने इसके बाद क्या सीखा? वेरिएशन ड्यू टू शेप। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं, थोड़ा सा अंतर है पोल की रेडियाई और ग्रेविटी की इक्वेटर की रेडियाई। इक्वेटर की रेडियाई थोड़ी ज्यादा है, करीबन 21 किलोमीटर ज्यादा है। ज्यादा फर्क तो नहीं है लेकिन है तो सही, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आएगा। तो पोल का जी ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर डिस्टेंस कम है, ऐसा अपने शो करा था। तो ये वेरिएशन देखे थे अपन जी के अलग अलग फैक्टर्स से। आज अपन जी का वेरिएशन देख रहे हैं विद रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ घूम रही है, इसी कारण भी जी में कोई फर्क आएगा क्या, वो चीज अपन चेक कर रहे हैं। देखिएगा, मान लो ये अपनी अर्थ है, ये इस तरह से घूम रही है, रोटेट कर रही है। मान लो कि यहां पर एक पॉइंट इमेजिन करता हूं मैं, ये अर्थ का सेंटर बना दिया मैंने। अर्थ का अंदर की बात कर रहा हूं, सेंटर ये पॉइंट है यहां पर। अब जब ये घूमेगी तो ये पॉइंट इस सर्कल के अराउंड घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सोचो सोचो, इमेजिन करो। एक फुटबॉल ले लो, एक पॉइंट मार्क कर दो, घुमाओ, तो पॉइंट कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा ना। भाई फुटबॉल ऐसे घूम रही है तो उसके साथ ऐसे घूमेगा ना पॉइंट। तो उस पॉइंट के घूमने का सर्कल कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो वापस से। नहीं समझ में आ रहा? फुटबॉल लेके बैठो या बॉल लेके बैठो, उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लो इस तरह से। अब उसको घुमाओ तो पॉइंट तुम्हें ऐसे ऐसे घूमते हुए नजर आएगा ना बॉल के साथ। तो उसका सर्कुलर रीजन कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। करके देखना, नहीं आए तो ऐसा होगा। ये वाला रेडियस जिसके अलॉन्ग ये घूम रहा है इसको स्मॉल r नाम दे दिया। ये वाला रेडियस को कैपिटल R नाम दे दो। इस एंगल को कुछ नाम दे दो, सपोज करो लैम्डा। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी लैम्डा हो जाएगा। कुछ नोमेनक्लेचर कर दिया मैंने, नहीं समझ में आ रहा? वीडियो को बैक करके वापस देखना क्या बोला मैंने। अच्छा, अब ये अर्थ इसको इधर खींच रही है किसी फोर्स से, नीचे खींच रही है ना अर्थ। तो खींच रही तो नीचे आ जाना चाहिए था, फिर तो सेंटर पे आ जाना चाहिए था। नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब अगर ये नीचे खींच रही, एक्शन रिएक्शन लॉ तो जानते हो, एक चीज नीचे खींच रही है तो रिएक्शन फोर्स भी लगता है। ये इसको नीचे खींच रहा है तो रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, तो एक रिएक्शन फोर्स भी इधर लग रहा है। इस फोर्स को अपन देखेंगे कितना लग रहा है। तो ये एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, तभी तो बॉडी वहां पे बैलेंस है। नहीं तो बैलेंस कैसे रहती? अर्थ के अंदर ही घुस जाती ना। अगर अर्थ का फोर्स ज्यादा होता तो अर्थ के अंदर ही चल जाती, फिर तो नहीं हो रहा ना ऐसा। तो हर एक्शन का रिएक्शन। अभी अपन खड़े हैं तो अपन अर्थ को नीचे दबा रहे हैं तो एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होता है, इसलिए अपन आराम से खड़े हुए हैं। तो फिजिक्स के अंदर ये चीज ध्यान रखना, रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन। बुक को टेबल पे रख दिया तो एक्शन नीचे हो रहा है तो रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, इसलिए बुक वहां पे बैलेंस पड़ी हुई है। चलो, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स को मैं mg लैम्डा नाम दे देता हूं। चलो, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। फोर्स को mg कहते हैं, लेकिन g यहां पर क्या रहेगा? g एट द इस पॉइंट पर g को क्या नाम दे रहा हूं? g लैम्डा। क्या पता कितना होगा, नाम दे रहा हूं g लैम्डा। तब ये खींच रहा है नीचे, इस फोर्स को किस नाम से पुकारते हैं? mg। और यहां पर एक फोर्स ऊपर भी लग रहा है, इसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। कितना होगा वो तो अभी चेक कर लेंगे अपन, उसमें से माइनस कर रहा हूं मैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब घूमने का इफेक्ट से अपन चेक कर रहे हैं क्या होने वाला है। तो देखिए, ये नीचे खींच रहा है mg फोर्स से, और ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ तो लग रहा है।
तो वो कितना लग रहा है वो निकाल के यहाँ रखना है बस अपन को। दिस इज mg। अब ये कितना है वो चीज़ चेक कर रहे हैं। एक चीज़ तुम ध्यान रखो, जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है तो एक सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला अपन आगे जगह डिराइव कर लेंगे, वो होता है mv²/r। तो एक फोर्स इधर इस साइड में लग रहा है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है mv²/r। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से समझें क्या बोला मैंने बोला अपनी अर्थ है, इतना मैंने बोला एक पॉइंट इमेजिन कर लिया, मैंने बोला अर्थ रोटेट कर रही है तो वो पॉइंट भी रोटेट कर रहा है, या वहाँ पे वो मास है वो भी रोटेट कर रहा है। और रोटेशन का पाथ कैसा है, एक सर्कुलर पाथ में जब भी कोई चीज़ घूमती है तो सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला mv²/r होता है। मैंने बोला इसका डेरिवेशन भी आगे आएगा, करेंगे, अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखें। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं mv²/r। जैसे एक पत्थर को बांध दो धागे से, 9th में आता था ये, पत्थर को बांध दो धागे से और घुमाओ तो पत्थर घूम रहा है, क्योंकि सेंटर है ना, वो अपना हाथ का है सेंटर, वहां से एक फोर्स लग रहा है उसको घुमाने के लिए, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स लगाना छोड़ दोगे तो क्या होगा, पत्थर जाके कहीं फिक जाएगा। तो क्यों फिक जाएगा, क्योंकि अपन जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितना अपन अंदर लगा रहे हैं उतना बाहर की तरफ भी लग रहा है, इसलिए पत्थर आराम से खिंचा हुआ एक जगह पर घूम रहा है, ये ध्यान रखना। तो अगर किसी स्टोन को अपन ने थ्रेड से बांध दिया और घुमा रहे हैं तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कितना होता है mv²/r। तो जितना अंदर लगता है उतना ही बाहर की तरफ भी रखता है। तो यहाँ पर भी मैंने mv²/r लिख दिया। इस फोर्स को, बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा, तो पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पर। मैं जानना चाह रहा हूं कि इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना लगेगा। लगता है एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसका इफेक्ट दूसरी डायरेक्शन में भी लगता है। जैसे आपने एक ही ब्लॉक ले लिया, धागे से बांध के इधर खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो वो उड़ के यहाँ थोड़ी ना आ रहा है, वो तो आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो इधर, उसका कोई ना कोई इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी पड़ेगा। भाई 10 न्यूटन इधर लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर भी पड़ रहा है, तभी तो ये घसीट के इधर ही जा रहा है। ठीक है, अब उसको पता करने के लिए थोड़ी सी मैक्स लगाते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ थीटा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये बेस होता है, तो बेस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो अगर इधर 20 न्यूटन लग रहा है, 60 डिग्री से खींच रहे हो, तो इधर कितना लगेगा, 20 cos 60। ये मैक्स की चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, थोड़ी सी मैक्स भी काम आती है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं mv² है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। तो देखो एक ये ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितना है, mv²। ये अगर लैम्डा है तो ये भी लैम्डा बनेगा, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस। तो बेस कैसे निकलता है, हाइपोटेनस cos थीटा। ठीक है, ये इस तरह से फोर्स लगा। तो अंदर लग रहा है mg, ऊपर कितना लग रहा है, mv²/r cos लैम्डा, इतना लग रहा है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस स्मॉल r की जगह, वापस से ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, इस स्मॉल r की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, क्या दिख रहा है, ये लैम्डा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया। तो बेस कैसे निकलता है, हाइपोटेनस cos थीटा। तो दिस इज r cos लैम्डा। आई कैन रिप्लेस स्मॉल r एज r cos लैम्डा। लिख सकते हैं, यहां तक देख लें अच्छे से, कोई डाउट हो तो देख लें एक बार, पहले यहां तक तो अच्छे से समझ लें, लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखो cos लैम्डा से cos लैम्डा कैंसिल कर देते हैं, तो दिस इज mg माइनस, अच्छा m से m भी काट ही दो ना, बार बार क्यों m लिखें, g निकालना है तो g निकल ही रहा है ना, उस डिस्टेंस पे g निकाल रहे हैं, उस लैम्डा एंगल पर बैठे हुए पार्टिकल का g निकाल रहे हैं। दिस इज v²/r।
अब जब कोई बॉडी गोल गोल घूमती है तो उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है, आर रेडियस के पाथ में घूमती है, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगल चेंज हो रहा है ना, कभी थीटा हो रहा है, इतना थीटा हो रहा है, कभी इतना थीटा हो रहा है, कभी इतना थीटा हो गया, कभी इतना थीटा हो गया, इतना थीटा हो गया, तो एंगल चेंज हो रहा है ना। एंगल में चेंज होने की रेट को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। उसको ओमेगा से शो करते हैं, चेंज इन एंगल बाय टाइम। एंगल में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। जैसे कोई बॉडी गोल गोल घूमती है तो ठीक है, लंबाई में तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर थी, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, लेंथ तो चेंज हो रही है, लेकिन एंगल भी तो चेंज हो रहा है। देखो ऐसे स्टार्टिंग में अभी ये पड़ा हुआ है, यूं गया तो इतना एंगल चेंज हुआ ना, फिर इतना मुड़ गया, इतना एंगल चेंज होता है। एंगल में चेंज होने की रेट को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको थीटा को ये भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, बोल सकते हैं ना। थीटा को रेडियन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, थीटा इक्वल्स टू, भाई अपन ने ये पढ़ा था कि थीटा किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता है ना, ये थीटा। तो थीटा को लिख दिया लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं ना। तो यहाँ से v को किसके बराबर लिख सकते हैं? आर ओमेगा। तो यहाँ v की जगह अगर अपन चाहें तो आर ओमेगा रख दो, नहीं रख दो तो यहाँ तक आंसर आ ही गया है। इसको आर ओमेगा लिख दे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ठीक है। बट आर इज व्हाट इज आर? क्या रखा था? आर इज आर कॉस लैम्डा। सो इफ यू पुट r as r cos lambda, this is r square, this become r square cos square lambda. Cancel one r from r, you get g lambda equals to g minus r cos square lambda omega square. ओमेगा स्क्वायर चाहे तो आगे लिख दो। ये आंसर है वेरिएशन ऑफ जी विथ एंगल, रोटेशन। तो रोटेशन मतलब ओमेगा भी आ गया, एंगल मतलब लैम्डा भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। तो अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी पर अलग अलग ये आंसर आएगा, और ये आंसर अलग अलग आएगा, तो जी फाइनल भी अलग अलग मिलेगा। अच्छा, अब लैम्डा को चेंज कर दिया, मान लो कि ये पॉइंट यहाँ ना मान के इक्वेटर पे मान लिया, तो लैम्डा कितना हो गया? 0। 0 हो गया लैम्डा 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है पता है ना तुम्हें? तो वो वैल्यू रख दो तो जी आ जाएगा। देख लो अच्छे से। तो देखो इस तरह से अपन ने ये जी का फॉर्मूला निकाला। अगर कोई पॉइंट कितना एंगल पर है? लैम्डा एंगल पर है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से अपन ने दिखा लिया कि जी कितना होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर अर्थ की वेलोसिटी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जी पे फर्क पड़ जाएगा, देखो, ठीक है। तो जी का आंसर कुछ ना कुछ तो आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, ये 0 तो नहीं है, ठीक है। तो जी का कुछ ना कुछ आंसर है, तो जी वेराइज विथ एंगल ऑल्सो। इस जी लैम्डा को जी नहीं लिखा अपन ने, खाली जी में से कुछ माइनस कर रखा है, तो उसमें क्या आ रहा है? ओमेगा भी आ रहा है, लैम्डा भी आ रहा है। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है जी, खाली डायरेक्ट जी नहीं लिख सकते, इन फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अपन ने ये सारा चीजें देख ली कि जी किस किस पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो आंसर तो करीबन 9.8 के करीबन सबका लिए वही आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो जाता है, चाहे पहले तरीके से करो चाहे दूसरे से तीसरे तरीके से भी करो, करीबन आंसर ही आता है। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन इसका ये फायदा निकलता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी बदल जाए, अर्थ की मान लो एंगुलर वेलोसिटी बदल जाए, कम हो जाए, धीरे हो जाए, तो उसके लिए भी ये रिलेशन बहुत फायदेमंद है। देख लें, नोट कर लें अच्छे से। लेक्चर को एक बार फिर से देख लें अगर समझ में नहीं आया हो तो। थोड़ा सा ये समझने वाला टॉपिक है, बहुत सारे टर्म्स एक साथ यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट करके देख लें इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। ये टॉपिक अपना क्या था? ये अपना टॉपिक था वेरिएशन। 3 तो देख लिए थे अपन ने, ये था वेरिएशन,
of g with rotation of earth. रोटेशन के कारण g में क्या फर्क आ रहा है? चलिए देखें, अब एक क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन 80 किलोमीटर डीप माइन। अंदर गहराई पे गए, कितनी गहराई पे गए? 80 किलोमीटर डीप माइन पे गए। तो वहां पर जो जी है वो अर्थ की सरफेस से कितनी ऊपर, वही वैल्यू मिलेगी जी की, ये क्वेश्चन है। तो डेप्थ के अंदर जाते हैं तो ये फॉर्मूला होता है सरफेस का इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, एक्स इज डेप्थ, और हाइट का ये फॉर्मूला होता है सरफेस पे जितना भी होता है 1 माइनस 2h बाय आर। बोल रहे दोनों की वैल्यू सेम कब होगी? सेम का मतलब इक्वल्स टू लगा रहे हैं तभी तो सेम हो रही है। और बोल रहे हैं कि 80 किलोमीटर डेप्थ की वैल्यू इसके सेम है, किस हाइट के सेम है, तो यहाँ पर डेप्थ 80 रख दी। सरफेस से सरफेस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस 80 बाय आर इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर, 1 से 1 भी कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो दिस 80 बाय आर इक्वल्स टू 2h बाय आर। तो कितनी हाइट पर इक्वल्स टू आ रहा है, कितनी हाइट रखें कि इक्वल्स टू का साइन आ जाए, मतलब इक्वल आ जाए वैल्यू। तो फाइनल आंसर इज 40 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर डेप्थ माइन में जाओ या 40 किलोमीटर ऊपर जाओ, जी की वैल्यू सेम रहेगी। इस क्वेश्चन से ये पता चलता है, नोट कर लें। चलिए अब अपन टॉपिक देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसका एक फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी पुल, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू हाइट फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटी से कुछ हाइट पर है, मतलब सरफेस से कुछ हाइट पर है, तो जो ड्यू टू हाइट है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू हाइट, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करने जा रहे हैं। मान लो कि अपनी अर्थ है, इसका रेडियस ये r मान लिया, ठीक है, और बहुत दूर को ये इनफाइनाइट मान लिया, ठीक बात है। इनफाइनाइट से किसी बॉडी को सपोज करो यहाँ पर लेके आए, इस पॉइंट ए पर लाए, मान लो ये इससे x डिस्टेंस पर है। अब धीरे धीरे इसको यहाँ तक ला रहे हैं अपन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर लिया है, कितनी दूरी पर लिया है इससे मान लो सेंटर से कितनी दूरी पर लिया है, r दूरी पर, ऐसे किस करते ला रहे हैं मान लो। तो अब अगर यहाँ से यहाँ पर लिया है, अब चेक करना अपन को यहाँ पर उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो अपन को उसको एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के कारण उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर है यहाँ पर देखिएगा। तो कैसे अपन डिराइव करें इस चीज को, तो अपन क्या कर रहे हैं, बॉडी यहाँ पर है, उसको धीरे धीरे खिसका के यहाँ ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसका रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं ना। वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, 9th में पढ़ रखा है। अब मान लो थोड़ा थोड़ा खिसका के ला रहे हो dx, फोर्स को f बोल रहा हूँ, तो थोड़ा खिसका रहे हो तो वर्क भी थोड़ा होगा भाई, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो वर्क भी स्मॉल। अब न्यूटन के लॉ से जानते हो तुम फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला था g, मास ऑफ वन बॉडी मास ऑफ टू बॉडी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इस डिस्टेंस को x नाम दे दिया,
अब अपन को तो r डिस्टेंस पर, इस r डिस्टेंस पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालना है। तो जो वर्क है वही एनर्जी होती है, ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, वर्क निकालना होता है ना, टोटल चीज निकालनी, तो इंटीग्रेशन कर दो जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी एम एम कॉमन निकाल दो। अच्छा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सिखा रहा है, डब्ल्यू होता है, जी एम एम बाहर निकाल दो। अब फाइनली ला कहां से रहे, इनफाइनाइट से यहां तक लाए अपन, तो रेंज लिख दो, इनफाइनाइट से आर तक लाए, ऐसे लिमिट लगा देते हैं, ये तरीका है करने का। ये बचा 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब क्या करें, एक एक स्टेप ध्यान से देखो, नहीं आ रहा वापस बैक कर लो वीडियो को पॉज करके। जी एम एम लिखा, 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब ये हो गया एक्स की पावर -2, दिस इज एक्स की पावर -2 डी एक्स। इनफाइनाइट से आर दूरी पर ला रहे हैं अपन, इनफाइनाइट से आर दूरी पर लाके देख रहे हैं कि वहां पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसके पास। जी एम एम एक्स की पावर -2 का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1 बाय -1, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। रेंज है इनफाइनाइट से आर दूरी पर लाए थे। दिस इज जी एम एम, माइनस बाहर निकाल दो, एक्स की पावर -1 को लिख दो 1 बाय एक्स, इनफाइनाइट से आर, इतनी मैक्स तो तुम जानते होगे, इस माइनस को नीचे ले जाए तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते देखना। इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक बार इस x की जगह अपर लिमिट रख दो, माइनस एक बार इस x की जगह लोअर लिमिट रख दो, तो इस बीच में कितना वर्क हुआ वो निकल जाएगा। तो यू गेट द फाइनल रिजल्ट -gmm by r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी एट डिस्टेंस r। अब इसको w या फिर लेटर u से भी शो कर देते हैं, कहीं कहीं पे u लिखा हुआ है, कहीं w लिखा हुआ है। तो ये है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, देख लें अच्छे से। तो अपन ने एनर्जी निकालनी थी तो वर्क निकाल दिया, इनफाइनाइट से आर पर कितना वर्क हुआ वो निकाल लिया, तो वर्क ही एनर्जी के बराबर होती है। तो आर हाइट पर थी तो कितना उसके पास एनर्जी स्टोर थी वो निकालने के लिए क्या करा, वर्क निकाल लिया आर हाइट तक लाने में। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से जी एम एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इनफाइनाइट से आर तक ला रहे हैं। फाइनली जी एम एम अपन ने कॉमन बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना अपने को, तो ऊपर लगे एक्स की पावर -2, इसका हो जाएगा एक्स की पावर -1/1, ये पहले सिखा रखा है आपको। अब इसको एक बार अपर लिमिट रख देते हैं, एक बार लोअर लिमिट रख देते हैं, जिस रेंज पे निकालना है ना, जहाँ से जहाँ तक हुआ वो रेंज रख देते हैं। तो फाइनली अपने को पता चल जाता है कि इस रेंज में कितना वर्क हुआ, और वो वर्क ही स्टोर हो रहा है एनर्जी के रूप में। जैसे एक रबर बैंड को खींचते हो तो वर्क कर रहे हो ना, तो वर्क ही एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। ये स्प्रिंग को दबा रहे हो या खींच रहे हो, ऐसा कर रहे हो ना, स्प्रिंग को मान लो दबा रहे हो, तो एनर्जी स्टोर हो रही ना, वो वर्क जितना करा वही एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एस्केप वेलोसिटी। ये क्या चीज होती है। अगर किसी बॉडी को फेंका जाए अर्थ से और अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल दें अपन, तो जिस वेलोसिटी से फेंके ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे फेंकें जिससे जस्ट बाहर निकल जाए, ऐसा और आगे नहीं बढ़ाना अपन, जस्ट ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। What is escape velocity? Minimum velocity. This is minimum. कितने कम से कम फेंके जिससे जस्ट बाहर निकल जाए। Minimum velocity requires for object to escape from। अब अर्थ से रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए अर्थ लिख रहा हूँ, to escape from Earth's gravity। ठीक है, अपन अर्थ पे रहते हैं, अर्थ से रिलेटेड ही बात करेंगे। कोई दूसरे प्लैनेट पे जाओगे तो उस प्लैनेट के लिए ग्रेविटी लिख देना। इट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, मान लो कि अपन अर्थ पे यहाँ पर है, यहाँ डिस्टेंस है ना, अर्थ पे यहाँ पर है, यहाँ से अपन ने एक चीज को फेंका और ये अर्थ की ग्रेविटी से जस्ट आउट करना है, ऐसा नहीं और उसको आगे बढ़ाना है, नहीं करना, जस्ट आउट। तो जस्ट आउट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी देनी है अपन को, तो वो निकालनी है। तो एक चीज ये ध्यान रख लो, मान लो ये आर हाइट है,
एनर्जी जो r डिस्टेंस पर होगी वो एनर्जी इनफाइनाइट पे होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना। तो एनर्जी एट r हाइट इक्वल्स टू एनर्जी एट इनफाइनाइट, इस चीज से लेके चल रहे हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट r हाइट, दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब फेंक रहे हैं वो इनिशियल लेना पड़ेगा मेरे को, आई लेना पड़ेगा इनिशियल, क्योंकि वहां पे वो फाइनल है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी क्या डिराइव करा, जी एम एम बाय आर, ये डिराइव करा ना, अभी जस्ट डिराइव करा है तुमने। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल लिख दूंगा। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, नहीं होती, कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती। इनफाइनाइट पे चल गया ना, अब तो वो एस्केप हो गया। ठीक है, चलो अब फाइनल वेलोसिटी, अगर ये v इनिशियल मिनिमम है, क्योंकि अपन मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो ये फाइनल मिनिमम से फेंका तो फाइनल तो जीरो होने वाली है। तो हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, या हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, 2 ऊपर पहुंचा दो, तो फिर यहां पर लिख देता हूं मैं, दिस इज v इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाय आर, या v इनिशियल का फॉर्मूला क्या हो गया एस्केप करने के लिए, 2gm बाय आर। हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम जानते हो कि g होता है gm बाय आर स्क्वायर, भाई फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। g होता है gm बाय आर स्क्वायर, तो वी कैन राइट gm बाय आर एज gr, इस gm बाय आर को क्या लिख सकते हैं, gr। सो अपन को एक फॉर्मूला और मिल गया, चलो वो तो मिल ही गया, दिस इज 2, वी कैन राइट gm बाय आर एज gr। तो एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया, और दिस इज द एस्केप वेलोसिटी √2gr। तो किसी बॉडी को ग्रेविटी से बाहर निकलना है तो √2gr वेलोसिटी दे दोगे तो बाहर निकल जाएगा। ऐसे अपन ने ये रिलेशन डिराइव करा। तो वापस समझ लो, बॉडी को फेंका, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से r डिस्टेंस पे जो एनर्जी होगी वही इनफाइनाइट पे भी होगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन एक जगह भी इनिशियल लिखा, एक जगह भी फाइनल लिखा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम बाय आर, अभी प्रूव करा था। इनफाइनाइट पे तो कोई स्टोर्ड एनर्जी होती नहीं, बॉडी पे तो जीरो। अब थोड़ी सी मैक्स लगा कि इधर ले गए उधर ले गए, वी आई निकाल लिया, वापस से फिजिक्स लगाई, जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, स्मॉल जी होता है ना, जी एम बाय आर को जी आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जी एम बाय आर को जी आर पुट करा तो वो एक फॉर्मूला और आ गया। ये तो है ही, लेकिन वो भी है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा ना, रेडियस रख देंगे, जी रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें तो कैपिटल जी की वैल्यू भी रखो, एम भी रखो, आर भी रखो, इतनी सारी चीजें रखनी पड़ रही है, कैलकुलेशन कितनी बड़ी होगी, तो छोटा कर सकते हैं ना कैलकुलेशन को। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी √2gr, ये फॉर्मूला है। तो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें ताकि वो ग्रेविटी पुल से बाहर निकल जाए, अर्थ ग्रेविटी लिखो या फिर ग्रेविटी पुल लिख दो, जनरली अर्थ नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, ग्रेविटी पुल लिख दो। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो √2 लिख दिया, अर्थ की जी 9.8 रख दी, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर रख दिया, तो यू गेट द आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकोगे तो अर्थ की सरफेस से, अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप हो जाएगा वो। तो ये वैल्यू याद रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जी रख दो, आर रख दो, सॉल्व करो और उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके देखो तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर मिलेगा। ये है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी अपन ने सीख लिया है, वह वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, जिससे अर्थ की ग्रेविटी से वो निकल जाए या किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी से निकल जाए, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ अपन ने ऑबे करा, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया और आराम से अपन ने डिराइव कर लिया। ठीक है, थोड़े से आपके कॉन्सेप्शनल टफ टॉपिक चलना चालू हो चुका है, हल्के हल्के से टफ है, ज़्यादा तो नहीं है, आ जाएगा, लेकिन एक बार नहीं आया तो 2 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। हर चीज़ बिल्कुल आसान तो नहीं होती, 2 into 2 हर जगह तो हर क्लास में तो नहीं मिलेगा कि भाई आपने नर्सिंग में भी पढ़ा 2 into 2 और
12th में भी पढ़ो, 11th में भी पढ़ो, नई नई चीज़ें मिलेगी, थोड़ा थोड़ा टफनेस तो आएगी, घबराना नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आएगा कभी ना कभी तो समझ में। तभी तो सिलेबस बना है, हर साल बच्चों को आता है, आपको नए तो नहीं है। ठीक है, वापस देख लेना इसको अगर समझ में नहीं आया तो। एस्केप वेलोसिटी मैंने सिखा दिया है, नोट कर लें जिसको करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती है? सैटेलाइट ऐसी बॉडी होती है जो दूसरी बॉडी के अराउंड घूमती रहती है। जैसे मून अपने अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है तो इट इज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 तरह की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचर के द्वारा जो क्रिएट है बॉडी, जो किसी दूसरी बॉडी के अराउंड घूम रही है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल जो मैनमेड है। ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। देखिए लैंग्वेज, इट इज अ बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ मच लार्जर बॉडी इन अ स्टेबल ऑर्बिट, इसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट क्रिएटेड बाय, ये तो हुई नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? मैनमेड सैटेलाइट। अब इसमें ये एग्जांपल याद रख लेना है, स्पुतनिक फर्स्ट, बहुत सारी सैटेलाइट हर कंट्री ने भेज दी है, बहुत सारी, सबके नाम तो याद रख नहीं पाओगे आप, तो जो याद रखना है एक एक याद रख लो। और भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सर्च करें, ढूंढ लें, आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। स्पुतनिक फर्स्ट, ये रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट इसने लॉन्च करी थी 1957 में। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्टा, 1975 में इंडिया ने लॉन्च करी थी। अच्छा, अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2 तरह की होती है, एक जियो स्टेशनरी और एक पोलर ऑर्बिट। जैसे अपन घर पे अपन ने डिश एंटीना लगा रखा है, तो क्या उसको बार बार चेंज करना पड़ता है? नहीं। तो अर्थ घूम रही है, उसके साथ वो डिश एंटीना भी घूम रहा है, और ये सैटेलाइट मान लो। तो अर्थ की स्पीड से घूमे अगर ये, तो हमेशा इसके सामने दिखेगी ना, ये घूम रही है, वो भी घूम रही है, वो भी घूम रही है, वो भी घूम रही है, हमेशा सामने दिखेगी ना। तो अर्थ से हमेशा स्टेशनरी दिखेगी, वो जियो स्टेशनरी। क्यों दिख रही है स्टेशनरी? क्योंकि उसका टाइम पीरियड भी अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर ही है, वो भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, रोटेट कर रही है अर्थ के। ठीक है, तो अर्थ से हमेशा स्टेशनरी नजर आएगी। तो कम्युनिकेशन में बहुत काम आ रहा है, टीवी कम्युनिकेशन में काम आ रहा है, मोबाइल कम्युनिकेशन में काम आ रहा है, ये पोलर ऑर्बिट, ये कौन सी? जियो स्टेशनरी। अच्छा, अब जो सैटेलाइट, ये करीबन 35,000 किलोमीटर ऊपर एस्टेब्लिश करी जाती है, ताकि इतना वाइड एरिया कवर कर लेती है। अब पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट भी होती है एक, वो क्या करती है? वो बहुत जल्दी रिवॉल्व कर लेती है, कम हाइट पे ही है, करीबन 1800 किलोमीटर ऊपर उसको सेट करते हैं, और जल्दी से एक चक्कर कितनी देर में कवर कर लेती है? 1 या 2 घंटे में। तो कहाँ पर यूज आता है? मिलिट्री का स्पाइंग वर्क, जासूसी के काम में काम आ रही है, दुश्मन देश की एक्टिविटी फटाफट पता करनी तो काम आ जाती है। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आ ही सकती है ना, भी जल्दी से आ रहा है और पता चल जाएगा कि क्या साइक्लोन का कहाँ पर पहुंच चुका है, क्या नहीं पहुंच चुका है, फास्ट काम के लिए काम आ सकती है। तो ये हो गया सैटेलाइट। तो बॉडी जो किसी बड़ी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है वो सैटेलाइट है, नेचुरल है, मैनमेड है। मैनमेड में जियो स्टेशनरी, जो हमेशा अर्थ से स्टेशनरी नजर आती है, कम्युनिकेशन में काम आती है, इसका टाइम पीरियड 24 आवर है, 24 आवर में अर्थ का एक चक्कर लगाती है। तो अर्थ एक चक्कर लगाती है 24 आवर में, वो भी 24 आवर में लगा रही है, तो अर्थ से हमेशा स्टेशनरी दिखेगी। और पोलर ऑर्बिट जो फास्ट चक्कर लगा लेगी, जल्दी से अपना काम करके दे देगी, लेकिन ज़्यादा हाइट पर नहीं है। ठीक है, नोट कर लें यहाँ तक। तो पोलर ऑर्बिट का टाइम पीरियड 1 to 2 आवर है, एक या दो घंटे में पूरा चक्कर लगा लेगी, 800 से 1000 किलोमीटर ऊपर करीबन लगा देते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। जबकि जियो स्टेशनरी करीबन 35,000 किलोमीटर ऊपर एस्टेब्लिश करते हैं। चलिए, अब अपन देखेंगे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि वो घूम रही है तो किस वेलोसिटी से घूमेगी, इस साइड पर होगी तो किस वेलोसिटी से घूमेगी, उस साइड पर होगी तो किस वेलोसिटी से घूमेगी, उसका डेरिवेशन अपन कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो देखें, ये अपनी जैसे अर्थ है और ये सैटेलाइट है। मान लो कि अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस मान लो, स्मॉल आर इसको डिस्टेंस मान लिया, और ये घूम रही है। जब कोई बड़ी गोल गोल घूमती है, अभी बताया, उस पर 2 फोर्स लगते हैं, एक ग्रेविटी फोर्स होता है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है।
ठीक है, एक तो अंदर की तरफ खींच रही है बॉडी को ग्रेविटी फुल, और जितना अंदर खींच रहा है उतना ही बाहर की तरफ भी पुशअप हो रहा है। तो दोनों बैलेंस रहेंगे तो आराम से शांति से यहाँ पर घूमती रहेगी इसी जगह पे। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है जी मासेस ऑफ टू बॉडी अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। दिस इज स्मॉल m, कैंसिल m फ्रॉम m। अब ये v को भी लिख रहा हूँ मैं v ऑर्बिटल, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उसे v ऑर्बिटल। इस स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल कर दो तो क्या बचा? gm बाय r इक्वल्स टू v ऑर्बिटल स्क्वायर। या v ऑर्बिटल कितना बचा? अंडर रूट gm बाय r। ठीक है, ये अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब अपन जानते हैं g होता है gm बाय r स्क्वायर, ये जानते हैं अपन। एक r को इधर पहुंचा दो तो gr इक्वल्स टू gm बाय r। तो वी कैन राइट gm बाय r एज gr। तो v ऑर्बिटल इक्वल्स टू रूट व्हाट? gr। अगर मान लो कि सैटेलाइट आके ये बिल्कुल सरफेस के यहाँ पर ही घूमने लग जाए, लेट जस्ट इमेजिन, तो इफ स्मॉल r किसके बराबर है? इस रेडियस के बराबर, 6400 किलोमीटर के बराबर, इस r के बराबर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अंडर रूट जी आर, जी की वैल्यू 9.8,